Welcome to the India Economic Conclave, Devendra Fadnavis ji, and what should I say? Audiences, can we have a real round of applause for the man of the moment? I'm sure you can do better than that. The numbers that he's got on the board, well, he's done a Virat Kohli. Devendra Fadnavis ji, congratulations, and what a stupendous victory. Thank you so much. आपके कमेंट्स बहुत वायरल हो रहे हैं. मैं समुंदर हूँ, लौट के आऊंगा और सबको धो डालूंगा, ये उसमें नहीं लिखा था. अब आपने वो भी कर दिया. 132 out of 145 that you contested, that's a 90% performance. Fadnavis ji, my first question to you is, did you expect this when you were in the war room preparing for elections? देखिए, हम लोगों को ये लगता था कि हम चुनकर आ रहे हैं. चुनाव जैसे आगे बढ़ा तो ये लग रहा था कि अच्छी जीत मिल रही है. उसके थोड़ा आगे बढ़े तो जब ये देखा कि 5% इंक्रीज हुआ है तो ऐसा भी लगा कि लैंडस्लाइड की ओर जा रहे हैं. लेकिन छप्पर फाड़ के मिल रहा है, ऐसा कभी लगा नहीं. ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि मैं अगर ये कहूंगा कि मुझे पता था 132 मिलेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. ऐसा नहीं लग रहा था. हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला. तो ये छप्पर फाड़ के लोगों ने जो आपको ये नंबर दिए, इसका कारण क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू एट्रीब्यूट दिस विक्ट्री टू? देखिए, दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि लगातार हम लोगों ने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया ही था, लेकिन समहाउ लोकसभा में हमारा प्रदर्शन ठीक नहीं रहा. तो हम लोगों ने पहले ये लोकसभा का एनालिसिस किया तो हमारे ध्यान में आया कि लोकसभा में हमारे हारने का कारण ये तीन पार्टियां नहीं थी. हमारे हारने का कारण एक चौथी पार्टी थी, और दैट फोर्थ पार्टी वाज फेक नैरेटिव, जिसको हम जिस प्रकार से उसका मुकाबला करना चाहिए नहीं कर पाए. तो हमने उसके ऊपर वर्क किया. जो फेक नैरेटिव लोकसभा में तैयार हुआ था उसको हमने समाप्त किया. हमने कोई अच्छी स्कीम्स हमारी लाई. लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि एक पॉजिटिविटी तो हमने तैयार की, पर एट द बैकग्राउंड ऑफ लोकसभा इलेक्शन मोदी जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, मैं ऐसा मानता हूं इस नारे ने महाराष्ट्र में जादू किया है. क्योंकि लोगों ने ये महसूस किया कि जिस प्रकार से लोकसभा में एक अलग प्रकार का ट्रेंड तैयार किया गया है जो देश के लिए ठीक नहीं है, इस ट्रेंड को तोड़ना पड़ेगा. ये डिविजिव पॉलिटिक्स को खत्म करना पड़ेगा. और लोगों ने रिस्पॉन्ड किया. एक है तो सेफ है पर लोगों ने प्रचंड मतदान किया और इसलिए हमको इस प्रकार से ये जीत मिली है. मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि नैरेटिव को लड़ना कैसे आपने प्लान किया? क्या स्ट्रैटेजी रही? हाउ डिड यू फाइट दैट नैरेटिव? देखिए, पहली बात तो ये ध्यान में आया कि जो नैरेटिव तैयार हुआ वो नैरेटिव कोई पार्टी ने तैयार नहीं किया था. देखिए, ये श्रीमान राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो नाम का एक दुकान खोला था, इस दुकान में जो 180 पार्टिसिपेंट्स थे, ये सारे पार्टिसिपेंट को आप अगर डिसाइफर करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा, दीज आर द एनार्किस्ट फोर्सेस. देखिए, एक संगठन होती है, अपना विचार रखती है. एक संगठन होती है जो एनार्की फैलाती है. भारत का संविधान ठीक नहीं, फिर भारत का इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं, आरबीआई ठीक नहीं, फिर भारत का कोर्ट ठीक नहीं, फिर भारत का सीएजी ठीक नहीं. ऐसे धीरे धीरे लोगों के मन में एक एनार्की तैयार करना. तो ये सारे एनार्किस्ट फोर्सेस थे और इन एनार्किस्ट फोर्सेस ने ये नैरेटिव तैयार किया लोगों के मन में कि देखिए, ये भारत का लोकतंत्र समाप्त करने वाले हैं, भारत का आरक्षण समाप्त करने वाले हैं. और ये नैरेटिव चल गया. तो हमारे ध्यान में आया कि इस प्रकार का नैरेटिव तैयार करने का और उसका मुकाबला करने की दोनों की ताकत ये न पार्टियों में है, न कांग्रेस में, न हम में. और इसलिए फिर हमने जो राष्ट्रीय ताकतें थी उन सबको ये एक प्रकार से हमने उनको आह्वान किया कि देखिए, एनार्किस्ट ताकतों के खिलाफ नेशनलिस्ट फोर्सेस को उतरना पड़ेगा. राहुल गांधी तो कहते हैं वो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं. आपने भारत जोड़ो को ही दुकान कह दिया. आपने ये क्या सोचकर कहा?
देखिए, उनकी दुकान उनके संविधान की तरह है। जो लाल रंग का संविधान वो लेकर घूमते हैं, उस संविधान के अंदर पन्ने ही नहीं है, वो तो डायरी है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। ये तो ध्यान में आ गया, उन्होंने संविधान बचाओ रैली रखी और गलती से संविधान भूल गए और मीडिया के हाथ में आ गया, तो अंदर तो कोरे पन्ने थे, आपने भी दिखाया। तो इसलिए जितना उनका संविधान कोरा है, उतनी उनकी मोहब्बत की दुकान भी खाली है, उसमें कुछ नहीं है उनकी मोहब्बत की दुकान में। मैं ऐसा मानता हूं कि अनफॉर्चुनेटली, मैं राहुल गांधी को दोष नहीं देना चाहता, बट एनार्किस्ट फोर्सेस के केंद्र बिंदु आज राहुल गांधी बने। इस देश के अंदर संविधान ने जो जो संस्थाएं तैयार की है, उन संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठ जाए, इस प्रकार की जो ताकतें काम कर रही है, उन ताकतों के सरगना आज राहुल गांधी है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। कौन सी ताकतें हैं ये? नेम देम। नहीं, ये कई ताकतें हैं। ये देखिए, अलग अलग प्रकार की ताकतें, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ताकतें हैं, ये अर्बन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारी ताकतें मिलकर, और मैं तो ये कहता हूं कि ये ताकतें केवल देश तक सीमित नहीं है। ये मेरा सीधा मानना है कि दुनिया में जिस प्रकार से भारत तरक्की कर रहा है, आपको मुझे खुशी है, दुनिया को थोड़ी खुशी है। दुनिया के कई देशों को लगता है कि भारत इसी तेजी से आगे बढ़ता रहा तो बहुत आगे चला जाएगा। इसलिए ऐसे कई देश भारत में एक प्रकार से जो एक डिस्टेबिलिटी तैयार करने की कोशिश करते हैं, या एक एनार्किस्ट इस प्रकार का वातावरण तैयार करने की कोशिश करते हैं, ऐसी कोशिशों के भी सरगना धीरे धीरे राहुल गांधी बन रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। आपने कहा कुछ नेशनलिस्ट फोर्सेस साथ में आई, कौन है ये नेशनलिस्ट फोर्सेस? आप आरएसएस और बीजेपी की तालमेल नहीं है, ये बहुत चला था लोकसभा के चुनाव में। इज इट बैक टू आरएसएस नाउ? देखिए, आरएसएस कभी चुनाव में काम नहीं करता है, लेकिन आरएसएस के विचारों से जो संस्थाएं काम करती है वो नेशनलिस्ट फोर्सेस है, वो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। ऐसी कई संस्थाएं हैं कि जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला हुआ स्वयंसेवक, मैं खुद स्वयंसेवक हूं, मैं संघ में काम नहीं करता, मैं बीजेपी में काम कर रहा हूं। तो इसलिए ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं में राष्ट्रीय विचारों के लिए लोग काम करते हैं। ऐसी संस्थाओं को हमने कहा, आप चुनाव में काम मत कीजिए, लेकिन इस देश में एनआरकी न तैयार हो, ये आपका भी काम है, आप इसमें उतरिए। और उन्होंने उतरकर एनआरकी को रोकने का काम किया है। देवेंद्र फडणवीस जी, आप बहुत डिसिप्लिन्ड सोल्जर हैं अपनी पार्टी के, ये आपने प्रूव किया है। अब आप थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर हैं, पर एक दौर आया था जब आपने चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोजीशन लिया था। आपको लगता है कहीं ना कहीं अंदर एक महाभारत चलती है दिमाग में, क्योंकि लोग आगे बढ़ना जानते हैं, चाहते हैं, थोड़ा सा पीछे होना किसी को अच्छा नहीं लगता पर्सनल तौर में। आपने कैसे समझौता किया इस डिसीजन? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, ये नई सरकार बन रही है, हमारी पार्टी के नेता आप हो, अगर बड़ी पार्टी का नेता सरकार में नहीं होगा तो सरकार भी ठीक से नहीं चलेगी और पार्टी भी ठीक से नहीं चलेगी। और जो उन्होंने कहा मैंने उसको माना। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि दैट वाज अ करेक्ट डिसीजन। उस समय शायद मेरे मन को एक भाव मेरे मन में था, और वो भाव ये नहीं था कि मैं नीचे क्यों जा रहा हूं। मेरे मन में, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर बना, मेरी पार्टी ने बना, इसलिए बना, तो मैं बड़ा तो कोई अपने खुद के भरोसे तो बना नहीं, तो इसलिए वो भाव नहीं था मेरे मन में। भाव इतना ही था कि लोग क्या कहेंगे कि ये पद के लिए कितना लालची आदमी है कि कल तक चीफ मिनिस्टर था, आज कूदकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। लेकिन जब मैंने फैसला किया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, देश भर के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और जनता में उसकी जो सराहना हुई, मुझे लगता है शायद मैं चीफ मिनिस्टर बनता तब भी इतना मुझे नेम और फेम नहीं मिलता। मॉडल कार्यकर्ता, मॉडल चीफ मिनिस्टर, एक पिक्चर्स बहुत वायरल हो रही हैं आपकी आजकल, आपके मॉडलिंग के करियर की शुरुआत जहां से हुई थी। ये मॉडलिंग के करियर से कहीं मॉडल चीफ मिनिस्टर तक का सफर कैसा रहा?
नहीं, मैंने करियर वगैरह नहीं, लेकिन मजाक में कर दिया था। मॉडलिंग मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी है और मॉडलिंग का काम सारा वो करता है। तो उस समय मैं एक्चुअली एमएलए था, एक चुनाव हमारा हो गया था और काउंटिंग को उस समय टाइम लगता था। तो बैठा था उसके यहाँ, तो उसने कहा यार तेरे कुछ फोटो निकालने हैं। मुझे बताया नहीं उसने कि वो पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है, और फोटो वोटो निकाले, कपड़े वपड़े अलग अलग प्रकार के पहना के इतने फोटो निकाले। मैंने भी टाइम था तो निकाल लिए। और फिर 3-4 दिन बाद उसने कहा कि अब मैं तेरा ये सारा मॉडलिंग के लिए यूज करने वाला हूँ, मैंने ट्रिक किया है तेरे को, मैंने बताया नहीं, एक ब्रांड के लिए मैंने सारा किया है। और उसके बाद फिर हो गई वो मॉडलिंग। लेकिन उसमें मजे की बात ये हुई, चूंकि एक एमएलए मॉडलिंग कर रहा था तो नेशनल न्यूज बन गई। तो नेशनल न्यूज बन गई तो अटल जी ने देख ली। तो उस समय अप्पा गटाटे हुआ करते थे, अटल जी के मित्र थे। तो उन्होंने अप्पा गटाटे को कहा, अरे इसको बुलाओ, तुम्हारा नागपुर वाला है। तो अप्पा गटाटे ने मुझे बुलाया, तो मैं बड़ा डरते हुए गया। मैंने कहा अटल जी क्या कहेंगे, क्योंकि जमाना तो ऐसा नहीं था। मैंने कहा अटल जी शायद डांटेंगे कि तुम ये क्या मूर्खता कर रहे हो। मैं गया तो ऐसे जोर से मेरे पीठ पर मारा और बोले आओ मॉडल एमएलए, और बैठा के मिठाई विठाई अटल जी ने खिलाई, बहुत प्यार दिया। तो ये एक वाकया था, बाकी मॉडलिंग वगैरह कुछ ज्यादा नहीं की मैंने। उसके बाद 2-3 जगह से ऑफर आए, लेकिन मैंने कहा भैया मैं एमएलए हूँ, मैं मॉडल नहीं हूँ, ये कर नहीं सकता हूँ। From model to model MLA, from MLA to model chief minister, what a journey. Devendra Fadnavis, 3 times chief minister of Maharashtra, thank you very much. Thank you. For joining us on this big stage of the India Economic Conclave. And as always, many congratulations to you. We are waiting forward and looking forward to your vision being converted into reality on the ground. Big round of applause, ladies and gentlemen, for the one and only Devendra Fadnavis.